हेलो एंड वेलकम बैक गाइस हमने पिछले सेशन में एक स्प्रिंग बूट के अंदर बेसिकली एक नॉर्मल सा एक मैवन सा एप्लीकेशन बनाया था। स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट बनाया था। ओके, सो स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट बनाने के लिए बिल्कुल मैंने फाइल में जाके न्यू में जाके यहाँ पे स्प्रिंग स्टार्टर ऑप्शन दिख जाएगा। अगर आपको ये ऑप्शन नहीं दिख रहा है स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट बनाने का, इट मीन्स आपकी स्प्रिंग टूल सूट की जो प्लगइन है वो आपके इक्लिप्स में एडेड नहीं है। तो आप क्या करिए, स्प्रिंग टूल सूट की प्लगइन अपने अपने इक्लिप्स के अंदर ऐड करिए, देन आप इस एप्लीकेशन को बना पाएंगे। आफ्टर क्रिएटिंग दिस एप्लीकेशन, यहाँ पे आप जरा देखिए, यहाँ पे हमारा pom.xml के अंदर आपने जो भी लाइब्रेरीज ऐड करी थी, जो भी डिपेंडेंसीज आपने ऐड करी थी, वो सारी लाइब्रेरीज की डिपेंडेंसीज आ गई होंगी। आपको एक भी लाइन का कोड कहीं सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए MySQL आ गया, लोम्बॉक आ गया और बहुत सारे लोम्बॉक की प्लगइन्स आ गई, ये सारी डिपेंडेंसीज आ जाएंगी। गाइज यहाँ पे लोम्बॉक के बारे में आपको एक बताना चाहूँगा बात कि आप अगर लोम्बॉक यूज करना चाहते हैं तो लोम्बॉक यूज करने के लिए आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे लोम्बॉक लोम्बॉक मैवन प्लगइन फॉर इक्लिप्स। सो लोम्बॉक प्लगइन बेसिकली इसलिए ज़रूरी होता है गाइस, ताकि आप अपनी एप्लीकेशन में जो बॉयलर प्लेट कोड होते हैं, ऐसे कोड जो मतलब अननेसेसरली होते हैं, लेंथ ऑफ कोड को इंक्रीज करते हैं, लेंथ ऑफ लाइन को बढ़ाने वाले कोड होते हैं, उनको ये डिक्रीज कर देता है। तो ये लोम्बॉक की गाइस प्लगइन है, ये यूआरएल है। आप वीडियो पॉज करके यूआरएल यहाँ से कॉपी कर सकते हैं एंड उसके बाद आप हेल्प के अंदर जाके यहाँ पे देखिएगा एक ऑप्शन आता है इंस्टॉल न्यू सॉफ्टवेयर। तो इंस्टॉल न्यू सॉफ्टवेयर में आप जाएंगे और इंस्टॉल न्यू सॉफ्टवेयर में जाके यहाँ पे देखिए ऐड पे जाएंगे और यहाँ पे कुछ भी लिख दीजिए। मैं लेट से मैं लिख देता हूँ लोम्बॉक और यूआरएल में वो यूआरएल पेस्ट कर देंगे और ऐड कर देंगे। गाइस इस पर्टिकुलर लोम्बॉक की प्लगइन जब आप ऐड करोगे, देखिए यहाँ पे ऐसे सेलेक्ट करके और नेक्स्ट नेक्स्ट करके ये कुछ ऑप्शन आपसे टिक करवाएगा, वो सब टिक करके इक्लिप्स को रीस्टार्ट करने के लिए बोलेगा, उसे रीस्टार्ट कर दीजिएगा। नहीं बोलता है फिर भी आप रीस्टार्ट कर दीजिए। ओके, तो ये से अपनी इक्लिप्स को रीस्टार्ट करने से आप लोम्बॉक की प्लगइन ले आओगे। तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि क्या सर लोम्बॉक की जो प्लगइन है वो हमें ज़रूरी है अगर हमने लोम्बॉक की डिपेंडेंसी डाल रखी है? तो यस, डिपेंडेंसी का मतलब हो गया कि आप उसकी लाइब्रेरी यूज करने जा रहे हो, और प्लगइन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप इक्लिप्स में प्लगइन ऐड कर दोगे तो लोम्बॉक लाइब्रेरी को इक्लिप्स समझने लगेगा, नहीं तो इक्लिप्स समझ नहीं पाएगा, वो समस्या हो जाएगी आपके लिए। ठीक है गाइज, तो मैं एक एक करके सारी डिपेंडेंसीज का आपको यूज बताऊंगा अभी कि इस डिपेंडेंसी का क्या यूज है। बट ये डिपेंडेंसी अगर आपकी सही कॉन्फ़िगर है तो आप मैवन डिपेंडेंसी में देख सकते हो इतनी सारी लाइब्रेरीज आ गई कि बिल्कुल आप सोच भी नहीं सकते हो, है ना, मजाक वाली बात नहीं है। और एक भी लाइन का कोड हमने सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ा और ना ही एक लाइन का हमने कोड लिखा। तो नाम ही बहुत बड़ा है स्प्रिंग बूट का, है ना, और काम भी बहुत बड़ा है, लेकिन प्रैक्टिस करना और प्रोग्राम बनाना बिल्कुल आसान है, एकदम बच्चों का खेल है, एकदम बच्चों का खेल है। ठीक है ना। ये देखिए हमारे पास SRC मेन जावा के अंदर ये हमारा पैकेज आ गया। इस पैकेज के अंदर ये जाओगे आप तो रेस्ट एपीआई एप्लीकेशन डॉट जावा करके आपको एक जावा फाइल मिलने वाली है। ठीक है गाइज, यहाँ पे इस जावा फाइल में देखोगे तो ये एक मेन मेथड ही है और कुछ नहीं है। तो स्प्रिंग बूट में क्या है ना कि बहुत ज़्यादा कन्फिग्रेशन नहीं करना है, बहुत सारा कन्फिग्रेशन, मतलब इतना कन्फिग्रेशन ये खुद करके दे देता है जिसको करने में आपको पूरे दिन लग जाएंगे। अब अभी सोच लो कि मैं इसको क्यों बता रहा हूँ और इसको मैं क्यों सिखा रहा हूँ। मैं इसको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपका एकदम बिल्कुल लाइफ इजी हो जाए, एकदम बिल्कुल आसान तरीके से अपनी एप्लीकेशन आप भी बोलो कि मुझे स्प्रिंग बूट में जी एपीआईज बनाने आती है, रेस्टफुल सर्विसेज हम बना लेंगे, है ना, और उस सर्विसेज को एंड्रॉयड में कंज्यूम भी कर लेंगे। तो यहाँ पे तो पूरा एंड टू एंड सीरीज चलने वाला है। और अगर कोई ऐसा बंदा है जो एपीआई बनाना ही सीखना चाहता है केवल, और वो जावा का स्पेशल बंदा है, तो वो भी इस वीडियो में बना रहे, उसके लिए भी बहुत हेल्पफुल होगा, राइट। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि हमारे पास ये जो मेन क्लास है इसमें ये देखिए स्प्रिंग के अंदर स्प्रिंग एप्लीकेशन क्लास के अंदर रन मेथड है और वो चल रहा है, वहाँ से हमारी क्लास का बाइट कोड दिया गया, बस ये चल रहा है। बट अभी हम इसको चला भी सकते हैं, लेकिन इसको अभी हम इसलिए नहीं चलाएंगे क्योंकि इसमें हमें कुछ काम करना है, वो काम भी आपको मैं बताता हूँ। तो ये हमारी जावा क्लास हो गई, तो ये मेन रूट क्लास हो गई। बाकी आप कुछ भी मत देखिए, कहीं कोई फ़ोल्डर में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है।
आप एसआरसी सोर्स के अंदर जाएंगे तो ये स्टैटिक टेम्पलेट तो ये उनके लिए है जो आप एक वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट करना चाहते हैं। वो अपने अपने यूआई वगैरह यहाँ पे रखते हैं, टेम्पलेट्स फाइल वगैरह रखते हैं। ओके, आपको तो बस इसे एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी नाम की जालिम फाइल से मतलब है ना। इसे जालिम मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खतरनाक फाइल है, और जालिम नहीं है, कतई बहुत आसान है। ये जो आसान सी फाइल है, इस फाइल को गाइज अगर आप यूज करोगे ना, तो मतलब इसमें कुछ छोटे मोटे सिंगल सिंगल एकदम छोटे दो दो लाइन की कॉन्फ़िगरेशन करने से आपके 1000 लाइन के कोड इंटरनल मेमोरी में आ जाते हैं। समझ रहे हो ना, तो इसीलिए ये जालिम बहुत खतरनाक है, राइट। तो बस यही वो एक एप्लीकेशन प्रॉपर्टी है। और ये जो जावा फाइल है इसको भी आप कभी ओपन करके मत देखिए, बस अभी मैंने ओपन करा दिया है ऐसे ही। बाकी जो टेस्ट है, अगर आप अपनी अपनी कोई भी एप्लीकेशन कोई भी एपीआई बनाते हो और उसकी टेस्टिंग का कोड लिखना चाहते हो तो टेस्ट में लगते हो, जरूरत है नहीं मुझे। जेआरई में जावा की लाइब्रेरीज है और मैवन में सारी मैवन की डिपेंडेंसी है। जो एसआरसी में यहाँ पे ऐसे शॉर्टकट में दिख जाता है, उसी को एसआरसी को लॉन्ग कट में देखने के लिए ये सब अंदर वाली चीजें हो गई, बिल्कुल इस तरह से खोल के देख लो, है ना। बट मैं रिकमेंड नहीं करता कि भाई उसके अंदर क्यों जाऊं, मैं जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो बस आप गाइज अभी इस एप्लीकेशन को नहीं रन करिएगा। क्यों रन करिएगा? तो देखिए मैं आपको एक बहुत ही बड़ी बात बताने जा रहा हूँ। आप मेरे से आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हो कि सर एक बात बताओ, आपने एप्लीकेशन तो बनाई लेकिन आपने सर्वर तो ऐड करा नहीं। आपने पहली वाली क्लास में ये बताया था कि आप जो है इक्लिप्स इक्लिप्स के अंदर स्प्रिंग बूट की प्लगइन डाल दो, साथ में आप डेटाबेस लाओ माई एसक्यूएल, है ना। लेकिन आपने ये थोड़ी ना कहा कि सर अपाचे टॉमकैट लाओ। क्यों नहीं कहा, भूल गए क्या आप? नहीं नहीं, मैं भूला नहीं था। आप अपाचे टॉमकैट जो है आपको लाने की जरूरत ही नहीं है। स्प्रिंग बूट की एप्लीकेशन में टॉमकैट सर्वर एम्बेडेड होता है, एम्बेडेड छिपा होता है एकदम इसी के अंदर। देखना चाहते हो आप, तो आप मैवन डिपेंडेंसी में जाओगे तो यहाँ पे आपको एम्बेडेड टॉमकैट, जैस्पर, जैक्सन, इतनी सारी लाइब्रेरीज आ गई हैं कि मतलब सोच नहीं सकते हो आप। देखो यहाँ पे देखो, माई एसक्यूएल तो कनेक्टर है ही, वो तो हमें चाहिए था, बट उसके अलावा बहुत सारी डिपेंडेंसीज आ चुकी हैं। दिख रहा है आपको? बहुत सारी डिपेंडेंसी यहाँ पे आपको ये देखिए, टॉम कैट एम्बेडेड सर्वर, टॉम कैट एम्बेडेड, ये आ गया कि नहीं आ गया? तो आपको एक स्प्रिंग बूट की एप्लीकेशन में ऑलरेडी इनबिल्ट सर्वर होता है। ये आप एक सर्वर साइड एप्लीकेशन बना रहे हो। देखिए गाइस, होता क्या है ना, आजकल कंपनीज के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर ये एक बहुत ही हॉट टॉपिक है। और सब लोग जितने भी जावा डेवलपर्स हैं, बैकएंड डेवलपर्स, आजकल चाहे वो वेब एप्लीकेशन बनाना हो चाहे वो वेब एपीआई बनाना हो, वो स्प्रिंग बूट को ही प्रेफर करते हैं, क्योंकि स्प्रिंग बूट से एक प्रोडक्शन रेडी एप्लीकेशन बनती है। मतलब जिसमें एम्बेडेड सर्वर होता है, आप इस एप्लीकेशन को बना के तुरंत इसको किसी भी मशीन में इसका जार बना के डिप्लॉय कर दो, वहाँ कोई सर्वर की ज़रूरत नहीं है। इवन स्प्रिंग बूट के अंदर इनबिल्ट डेटाबेस भी है, इन मेमोरी डेटाबेस, जिसको हम H2 डेटाबेस बोलते हैं। H2 डेटाबेस का तो खैर मैं आपको सेपरेट वीडियो बना दूंगा, बट यहाँ पे मैं H2 डेटाबेस नहीं बताने वाला हूँ। आपको MySQL डेटाबेस की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि स्प्रिंग बूट एक ऐसा सिंगल मतलब तरीका जिसमें बहुत सारे प्रॉब्लम का सिंगल सॉल्यूशंस है। मतलब एक ही जगह पे कई सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं, सर्वर भी यहीं, डेटाबेस भी यहीं, सब कुछ यहीं से हो जाएगा। और कम से कम कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा, बस इससे अच्छी चीज़ हो ही क्या सकती है यार। बस इसमें टफ क्या है, पहली बार इसको समझना, पहली बार इसको समझना, मेमोराइज करना, दिमाग में इसको याद रखना, और कुछ टफ नहीं है ना। कम से कम कोडिंग करना, समझ रहे हो। तो चलिए, तो फिलहाल हमारे पास ये स्प्रिंग बूट की एप्लीकेशन में ये पैकेज आ गया है, इस पैकेज के अंदर ये सारा चीज़ है। अब देखिए एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपने कहा सर जो सर्वर ऑलरेडी है तो इस एप्लीकेशन को चलाओ और सर्वर पे चला के इसको दिखाओ। तो देखिए अगर मैं इस एप्लीकेशन को चलाऊंगा तो कई प्रॉब्लम आएंगी, मैं आपको चला के दिखाता हूँ। आप सोचोगे कि भाई आप चलाओगे, नहीं चलाओगे, कोई चलाओ, तो आप इसको चलाने के कई तरीके हैं। आप हमेशा इस पर्टिकुलर जो एप्लीकेशन, रेस्ट एप्लीकेशन फाइल जो बन के आती है जिसमें @स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन करके एनोटेशन लगा हुआ है, इसी को रन करोगे। या आप इस प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करके रन कर सकते हो। तो राइट क्लिक करके भी रन करोगे तो रन एज स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन करना पड़ेगा। ठीक है ना। ये ये तभी आएगा जब प्लगइन ऐड होगा, प्लगइन नहीं होगा तो आप नहीं देख पा रहे, इसका मतलब प्लगइन नहीं ऐड है, राइट। या आप इस एप्लीकेशन पे राइट क्लिक करके यहाँ पे रन एज जावा एप्लीकेशन या स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन कुछ भी कर लो, मैं जावा एप्लीकेशन कर देता हूँ। ठीक है, जैसे ही मैं इस एप्लीकेशन को रन करूंगा गाइज, तो स्प्रिंग, ये @स्प्रिंग बूट करके जो एनोटेशन लगा हुआ है ना,
ये कई एनोटेशन इंटरनली यूज करता है, मैं टेक्निकली नहीं जाऊंगा, बट कई एनोटेशन यूज करता है, जैसे कंपोनेंट स्कैनिंग करता है, ऑटो कॉन्फ़िगरेशन करता है। तो मतलब आपकी एप्लीकेशंस में कोई मॉडल होगा या व्यू होगा या कंट्रोलर होगा या जो डेटा सेव करने वाली क्लास होगी, जो डेटा लेने वाला क्लास होगा, उन सबको ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर्स कर लेगा, उनको ऑटोमेटिकली स्कैन कर लेगा, चेक वेक कर लेगा। साथ ही साथ अभी इस एप्लीकेशन को मैं रन करूंगा तो ये भी चेक कर लेगा कि मेरे डेटाबेस की क्रेडेंशियल सेट है कि नहीं एप्लीकेशन में, ये भी कंपोनेंट स्कैनिंग कर लेगा। समझ रहे हो, सर्वर भी चला देगा, सब कुछ कर देने वाला है। बट सर्वर बाय डिफॉल्ट जो पोर्ट नंबर पे चलाएगा वो होगा 8080 पोर्ट नंबर। कौन सा पोर्ट नंबर? 8080। और 8080 पोर्ट नंबर मेरा रिजर्व है पहले से, और आपके केस में भी हो सकता हो, तो इसलिए एप्लीकेशन ये आएगा कि भैया ये तो ऑलरेडी एग्जिस्ट है पोर्ट नंबर। देखिए, ये देखिए एरर आ रहा है ना नीचे, ऐसे आपको एरर आपको भी मिल जाएगा आपके केस में। ठीक है, ये ऐसे एरर मिल जाएगा। क्या एरर मिल गया? देखिए कई सारे एक्शंस जो है आपको कहने के लिए करेगा कि सबसे पहले तो ये कह रहा है कि भैया आपकी एप्लीकेशन में फेल्ड हो गया कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि आपने डेटा सोर्स का यूआरएल नहीं बताया, आपने ड्राइवर नहीं बताया, यूजर नेम नहीं बताया, पासवर्ड नहीं बताया। आप कौन सा डेटाबेस यूज कर रहे हो? H2 यूज कर रहे हो या HSQL यूज कर रहे हो या डरबी यूज कर रहे हो? जो भी यूज कर रहे हो, ये तीनों एम्बेडेड डेटाबेस हैं। तो इन डेटाबेस में को कंसीडर कर सकते हो आप, इनका यूआरएल आप दे दो। मतलब अगर H2 डेटाबेस का मैं यूआरएल डाल दूं यहाँ पे तो मेरा काम हो जाएगा, है ना। और अगर आप इसे इग्नोर भी करना चाहते हो तो इग्नोर करने के भी तरीके हैं। मतलब अगर आप नहीं चाहते हो भैया कि मैं कोई डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन करूं और बिना उसके चलाऊं, मैं तो खैर ऐसा चाहता नहीं हूं, है ना। अब ऐसा मैं चाहता नहीं हूं कि मैं इग्नोर कर दूं, मैं चाहता हूं सारा कॉन्फ़िगरेशन मैं इसके अंदर रख दूं। तो गाइज उस कॉन्फ़िगरेशंस को मैंने रख रखा है। तो यहाँ टाइम थोड़ा सा बचाएंगे आपके लिए, और यहाँ से हम बेसिकली टाइम बचाते हुए, मेरे पास ऑलरेडी है ये कॉन्फ़िगरेशन, तो मैं एक किसी दूसरे प्रोजेक्ट से, जो मेरे पास ऑलरेडी प्रोजेक्ट बना होगा, मैं चेक करता हूँ, शायद मैंने कौन सा प्रोजेक्ट बनाया हुआ था, रेस्टफुल क्रेड सर्विस। तो मैं यहाँ से जो है ये सारी डिपेंडेंसी उठा लेता हूँ, डिपेंडेंसी नहीं बेसिकली क्या नाम है, प्रॉपर्टी के अंदर आने वाली कुछ प्रॉपर्टीज। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं वो मैं अभी आपको ऐड करके और बता देता हूँ। तो आप इसे टाइप भी कर सकते हो अपने हाथों से, और टाइप करने में थोड़ा सा टाइम आपका ज़्यादा ही लगेगा, इसीलिए मैंने इसको करा कॉपी और इस एप्लीकेशन में लाके कर दिया पेस्ट। ठीक है, तो क्या क्या मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया मैं आपको पहले बता देने वाला हूँ थोड़ा बड़ा करके। देखिए, मैं अगर अभी इसको दोबारा रन करता ना, तो हो सकता हो कि फिर से अभी मैं ये ड्राइवर यूआरएल यूजर नेम पासवर्ड डाल के फिर चलाऊंगा, तो पता है क्या होगा? फिर होगा ये कि बेसिकली इसको जब मैं रन करूंगा तो फिर ये कहेगा कि भाई पोर्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो इसलिए मैं सर्वर का पोर्ट भी चेंज कर देता हूँ। तो देखिए प्रॉपर्टीज फाइल जो होती है ना, ये की वैल्यू पेयर में डेटा लेती हैं। तो हमारे की का नाम हो गया सर्वर डॉट पोर्ट, ये की हो गई, इक्वल टू उसका वैल्यू होगा 7000। तो यानी कि 7000 हमारा एक पोर्ट नंबर हो गया, और की का नाम हो गया सर्वर डॉट पोर्ट। ठीक है, इसी तरह से स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स डॉट ड्राइवर, और ड्राइवर क्लास का नाम हो गया, ये हो गया हमारा की। ठीक है ना, ये हो गया हमारा की। ठीक है, ये की का नाम हो गया और उसकी वैल्यू हो गई ये ड्राइवर क्लास। ठीक है, सिमिलरली सिमिलरली हमारा ये यूआरएल हो गया। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, आपको अपनी ड्राइवर क्लास की जो डिटेल है ये बताने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये भी स्प्रिंग बूट में ऑटो कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है, तो मैं इसको हटा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और सर्वर डॉट पोर्ट हटा देता हूँ, अभी आपको वो एरर ला के दिखा देता हूँ, अभी आप देखिएगा। ठीक है, पहले मैं एरर ला के दिखा देता हूँ, तो आप कहोगे कि भैया हाँ इसका पोर्ट नंबर हमें, सॉरी ये हमें सर्वर का पोर्ट बदलना चाहिए। वैसे आपकी इच्छा है, तो मैं एप्लीकेशन को रन करता हूँ, और चाहे स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन रन करो, आप चाहे जावा एप्लीकेशन रन करिए, वो आपकी इच्छा है। ठीक है, तो एप्लीकेशन रन हो गई, तो देखते हैं भाई, यहाँ पे कंसोल में ये देखिए स्प्रिंग स्प्रिंग ऐसे लिखा जाता है, कितना बढ़िया सा, है ना। तो आपको इसका मतलब ये हो गया स्प्रिंग बूट यहाँ पे कॉन्फ़िगर है। अब देखते हैं भाई, ओके ओके ओके, ये क्या आ रहा है भैया, कह रहा है फेल टू लोड द यूआरएल एट्रीब्यूट स्पेसिफाइड एंड नो एम्बेडेड डेटा सोर्स।
मुझे लगता है ना, अच्छा, फेल टू डिटरमाइन अ सुटेबल ड्राइवर क्लास। ओके, तो ड्राइवर क्लास यानी कि ड्राइवर को देना ज़रूरी है क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं होता है ड्राइवर क्लास, मैंने बिना ड्राइवर क्लास के भी चलाया है। मैं एक काम करता हूँ, अपने पॉम डॉट एक्सएमएल को थोड़ा अपडेट करता हूँ। रीज़न इसका ये है कि जब पहली बार प्रोजेक्ट बन जाता है तो एक बार अपडेट ज़रूर कर देना चाहिए, क्योंकि कई डिपेंडेंसीज वगैरह होती है ना, तो ये मतलब उसको मतलब क्या कहते हैं उसे, रिफ्रेश नहीं कर पाता, या जो भी आप बोल दो कि जो भी डिपेंडेंसीज हैं कई बारी रह जाती हैं या सिंक नहीं हो पाती, तो उसको अपडेट करके हमने इसको फोर्सली अपडेट कर दिया, तो जो भी डिपेंडेंसीज रह गई होंगी तो वो यहाँ पे आ जाएंगी। अभी एक्चुअली क्या, वो डीम्ड दिख भी रहा था मुझे ड्राइवर, माई एसक्यूएल का ड्राइवर। जैसे कोई भी चीज़ यहाँ पे अगर कम्प्लीटली नहीं इंस्टॉल होती है तो डीम्ड दिखती है, जैसे ये डीम्ड दिख रहा है ना आपको हल्का, ये देखिए डीम्ड दिख रहा है। तो मुझे लग रहा है कि दिस कुड बी अ रीजन, ऐसा हो सकता है, बट नो वरीज। हम एक काम कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अभी के लिए मैं इसमें ड्राइवर ऐड ही कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ से सेव कर देता हूँ। एंड जब सेव करा मैंने ना, तो एप्लीकेशन में इसको टर्मिनेट कर देते हैं, प्रोसेस को टर्मिनेट कर देते हैं, नहीं तो फिर वो अभी एग्जिस्ट, सर्वर ऑलरेडी एग्जिस्ट या ऑलरेडी रनिंग, ऐसा मैसेज आ जाएगा। इसको रन एज जावा एप्लीकेशन ही कर देते हैं, ठीक है। तो लॉन्चिंग हो गई है, एप्लीकेशन लॉन्च हो रही है। ये अभी बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा मेरा सिस्टम स्लो है, क्योंकि कई सारे प्रोसेस चल रहे होंगे। मे बी जो भी प्रोसेस चल रहा है मैं थोड़ा सा इनको बंद करता हूँ। जैसे मैं ये सब सर्विसेज मेरे एंड्रॉयड में मैं इसे कंज्यूम कर रहा हूँ, तो जो मैं आपसे बता रहा हूँ वो सारी चीज़ें मैं पहले से ही बना के रेडी कर रखा हूँ, बिल्कुल प्रिपरेशन कर रखा हूँ। देन मैंने ये वीडियो बनाना स्टार्ट किया है, ताकि मैं आपको सारा चीज़ इंड टू इंड बता सकूँ, है ना। तो अभी मैं इन सारी चीज़ों को आपको आगे बताने वाला हूँ कि कैसे ये यूज होगा। बट अभी देखिए फेल टू स्टार्ट हो गया, और ये वाला एरर मैं खोज रहा था कि पोर्ट जो है ऑलरेडी एग्जिस्ट है 8080। इसीलिए आप पोर्ट क्या करिए, पोर्ट कर दीजिए, ऐसे सर्वर डॉट पोर्ट करके आपको लिख देना चाहिए, जो भी आप पोर्ट दे दीजिए। तो मैंने यहाँ 7000 दे दिया। तो और मैं एक काम करता हूँ, इस बार भी मैं ड्राइवर जो है हटाता हूँ, लेट्स सी कि क्या होता है। वैसे तो यहाँ पे अभी होना नहीं चाहिए ऐसा कि ये, क्योंकि मैंने बिना ड्राइवर की क्लास दिए हुए भी ये चल जाना चाहिए। बट ठीक है, यहाँ से आप रन न करिए। एक मिनट, थोड़ा सा यहाँ पे हैंग का भी एक कंसेप्ट आ रहा है। तो इस एप्लीकेशन को ऐसे राइट क्लिक कर दिया और मैं यहाँ पे जाके रन एज स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन कर दिया, है ना। तो ये जो प्रॉपर्टी में कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हो, इसके अलावा और कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं करना पड़ता है, कोई बड़ा बड़ा लंबा चौड़ा कोड नहीं लिखना पड़ता, कुछ भी नहीं, नथिंग। आप देखिए गाइस, ये एप्लीकेशन मेरी अभी चल गई है, प्रॉपरली चल गई है। आप यहाँ पे एसओपी लिख दो तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि आपका ये चला या नहीं चला। बट ये एप्लीकेशन चल गई है प्रॉपरली, मैंने ड्राइवर हटा दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है उससे। तो ड्राइवर का नाम हटा दिया है, बस ओनली यूआरएल यूजर नेम पार। देखिए इसको मैं समझा देता हूँ आपको। तो देखिए स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स, स्प्रिंग के अंदर डेटा सोर्स और उसके अंदर यूआरएल, ये डेटा मेंबर एक फिक्स डेटा मेंबर है जो स्प्रिंग वालों ने दे रखा है, और उसमें यूआरएल अपना पास कर दीजिए डेटाबेस का। अब आपने जो डिपेंडेंसी डाल रखी होगी वही डालिएगा, जैसे जैसे माई एसक्यूएल या ओरेकल या DB2 जो भी है। और देखो नाम से स्पष्ट है, यूजर नेम तो रूट दे दिया, पासवर्ड भी रूट है मेरा। अच्छा, ये क्यों लिखते हैं, ऑटो DDL अपडेट और ये सो एसक्यूएल, है ना, ये मल्टी पार्ट वगैरह ऑप्शनल है, ये आप दीजिए ना दीजिए, ये अवॉइड कर सकते हो आप, है ना। सो इसको आप अवॉइड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और DDL ऑटो अपडेट, ताकि जब भी डेटाबेस में टेबल वेबल बने तो ये ऑटोमेटिकली अपडेट्स मतलब करता रहे कोड के थ्रू। और जब हमारा टेबल वेबल बनेगा तो ये एसक्यूएल जो बनता हुआ मुझे यहीं पे दिख जाएगा, यहीं पे सामने ही। तो इसलिए सो एसक्यूएल कर दो, और फॉर्मेट एसक्यूएल का मतलब वो थोड़ा फॉर्मेटेड तरीके से दिखा देना। ये भी दोनों ऑप्शनल है, आप चाहो तो इन चारों को डिलीट मार दो, इन चारों को डिलीट मार दो, आपकी ज़रूरत नहीं है अभी, इतने से ही काम चल जाएगा जितना आपके सामने दिख रहा है। और तो लेकिन ये तो सही है, ये किस लिए है नीचे वाला, ये बेसिकली है जब आप फाइल अपलोडिंग वगैरह करते हो, है ना। इनेबल मल्टी पार्ट इनेबल, ये फाइल अपलोडिंग के लिए है। अभी आप
नहीं समझ में आ रहा तो इग्नोर भी मार सकते हो अपने केस में, डिलीट कर दो। ठीक है, बट ये इतना रहने दो। मैं तो ये रिकमेंड करूंगा तो शो एसक्यूएल रहने देना चाहिए, ताकि जब एसक्यूएल क्वेरी वेरी ये बनाए तो आपको दिखता जाए। अब देखिए एक बहुत ही जबरदस्त चीज आपको बताने वाला हूँ, देखना। यहाँ पे मैं क्या करने जा रहा हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिखूंगा। सिस्टम डॉट, मैंने एस वाई एस ओ लिखा, कंट्रोल स्पेस कर दिया, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन अभी ऑटो कम्प्लीटली यहाँ पे आ जाएगा, आ गया। और यहाँ पे मैंने हेलो हाय जो भी लिखना है लिख दिया और सेव किया। देखिए जैसे मैं सेव करूंगा, और मैंने कुछ नहीं किया, बस सेव किया है, बस सेव किया है, आप देख लो जादू अपने आप हो रहा है। मतलब लाइव